हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 सोशल स्टडी का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसमें एक कोट लिखा है सबसे पहले जो E.H. कार ने कहा था। क्या कहा था कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। We can fully understand the present only in the light of the past. इसका मतलब है इतिहास क्या होता है कि वर्तमान और अतीत के बीच एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। बातें हैं जो वर्तमान और अतीत के बीच होती हैं, आज के समाज में और कल जो बीता हुआ समाज है उसके बीच में। तो हम वर्तमान को भी पूरी तरह समझ सकते हैं, यानी कि वी कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड पास्ट एज वेल। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इस कोट से स्टार्ट होता है। चैप्टर है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इंसानों ने पास्ट में क्या किया है या हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं। ओके, सो हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, ये हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। ओके, सो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। पहली लाइन ये है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने देखा हो, साइंस पढ़ी हो, तो उसमें ये बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है, मदर अर्थ है, वो करोड़ों साल पुरानी है। ऑन विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टिनी पार्ट, और जिसपे हम मानवों का जो हम लोग यहाँ आए हैं या पैदा हुए हैं वो बहुत छोटे या कम वक्त से हैं, यहाँ पे कम समय से हैं यहाँ पे। हिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, यानी कि इतिहास वो है जो इंसान के पास्ट के बारे में बताए। ओके, अब ये जो इमेज आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। इस इमेज को एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे ये जो सिंबल दिए हैं कलर्स में, ये कलर बताता है बिलियंस ईयर एगो, ये कलर बताता है मिलियंस ईयर एगो। तो हम देखते हैं कि रेप्टाइल डायनासोर कितने मिलियन ईयर पहले थे, बर्ड्स मैमल कितने मिलियन ईयर पहले थे, फ्लावर्स एंड बीज कितने मिलियन ईयर पहले थे, या फर्स्ट सेल कब आया इस दुनिया में 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, बैक्टीरियाज कब आए, स्पॉन्जेस एंड फंगी कब पैदा होना शुरू हुए इस दुनिया में, कोरल्स कब आए। तो ये सारी चीजें इस इमेज में लिखी हैं। और ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन ईयर्स एगो के बारे में बताता है। जैसे प्राइमेट्स, फायर, होमोसेपियंस, राइटिंग एक कितने साल पहले शुरू हुई हैं इस दुनिया में। दिस इज अ कॉल्ड अ टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, कि हमारे धरती पर मानवों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, सो मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इस दुनिया में कई सारे इंसान हैं जो इतिहास की जानकारी रखते हैं या इतिहास को रिसर्च करते हैं। ये लोग ट्रेंड या एक्सपर्ट होते हैं जो धरती के नीचे किसी भी चीज़ को देखकर बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। ठीक है, या धरती के ऊपर किसी भी चीज़ को देखकर बता सकते हैं कि क्या इतिहास है किसी चीज़ का। आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देखते होंगे, जैसे कि जियोलॉजिस्ट है, पैलेंटियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजिस्ट है। इन चारों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, जैसे सॉइल, स्टोन्स, हिल्स या माउंटेन्स, इसकी रिसर्च करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूवैज्ञानिक। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो इनको क्या कहा जाता है हिंदी में? जीवाश्म वैज्ञानिक। ये क्या करते हैं? ये स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो लाखों साल पहले हुए थे, और इनको फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स क्या होता है? बेसिकली फॉसिल्स होता है जीवाश्म। फॉसिल्स ये देखिए, इम्प्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। यानी फॉसिल्स का मतलब प्राचीन, जो बहुत पुराने लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे, उनके पत्थरों पे जो भी निशान बने हुए हैं उसकी स्टडी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पैलेंटियोलॉजिस्ट। ठीक है,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? ये होते हैं मानव विज्ञानी जो ह्यूमन सोसाइटी की रिसर्च करते हैं या कल्चरल, उनके ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर की रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्वविद, ठीक है, जो प्राचीन सभ्यताओं और अवशेषों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जो पास्ट स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करती है बाय डिगिंग। डिगिंग का मतलब है ज़मीन को खोदना, कुछ निकालना। जो भी लोगों के बर्तन, जानवर, उनके पॉट्स या पॉटरी या पौधे, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन में दबी हुई हैं, या मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ या एनिमल के दांत, इन सब को इकट्ठा करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें पास्ट में थीं और आज कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। सो अब हम देखेंगे कि हाउ टाइम measured in history, ठीक है, how time measured in history. Each society and culture has had its own ways of measuring time. हर सोसाइटी में, हर कल्चर में समय किस तरीके से था, लोग किस तरीके से रहते थे, उन सब के बारे में लिखा गया है। मेजर इवेंट्स के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता था, जैसे बर्थ, कोई इंपॉर्टेंट राजा है या रूलर है, उसके देश के बारे में, उसके राजकाज के बारे में या उसकी बर्थ के बारे में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? जब कोई भी न्यू इरा, यानी कि बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। इरा का मतलब क्या होता है बच्चों? ये समझ लीजिए, इरा का मतलब होता है कोई भी समय, प्राचीन समय, ठीक है। इरा का मतलब है युग, काल या इतिहास का एक लंबा काल या समय, ठीक है। अब अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या कहते हैं? इरा को अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों इस दुनिया में अब ज्यादातर जगह कैलेंडर यूज होता है, तो अधिकतर लोग किस तरीके का कैलेंडर यूज करते हैं? जॉर्जियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता क्या है ये समझ लेते हैं। ओके, इट इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ये पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, ठीक। हिंदू, मुस्लिम, ज्यूश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर भी इस दुनिया में यूज किए जाते हैं, जिनमें डेट्स और फेस्टिवल्स के बारे में लिखा होता है। या ऑस्पिशियस इवेंट्स। ऑस्पिशियस इवेंट्स क्या होते हैं? ऑस्पिशियस इवेंट्स का मतलब होता है शुभ, सैक्रेड या मंगलकारी, ठीक है। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? नाउ यूज इन द वर्ल्ड ओवर, ये कैलेंडर पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, जिसमें 12 महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं और लीप ईयर होता है। आप लोग देखिए लीप ईयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सेंचुरी ईयर, फॉर एग्जाम्पल 1800, 1900 एंड 2000 आर लीप ईयर। वाई? बिकॉज if they are multiplies of 400, so in the 3 century years above only 2000 is a लीप ईयर। ये याद रखिएगा कि 2000 एक लीप ईयर है। ओके, इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ है, यानी कि जब पैदा हुए जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जिनको कहा जाता है, उसी डेट से ही ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है या उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। या जो डेट्स या ईयर्स काउंट किए जाते हैं वो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से काउंट किए जाते हैं, और इसको एब्रिविएशन क्या है? एडी, ठीक है। जो लैटिन फॉर्म है इसको कहते हैं जीसस आफ्टर जीसस बर्थ। सो दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा। पहले हम लोग एडी कहते हैं, यानी कि आफ्टर डेथ, और लैटिन फ्रेज है ये। नाउ इट इज नोन एज सीई, मतलब कॉमन इरा इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिली, आज़ाद हुए हम। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट कैन बी रिटन एज 1947 एडी, मतलब 1947 आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1947 कॉमन एरा। ओके, नाउ सिमिलरली द ईयर्स बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड। अब
जीसस की पैदा होने के बाद जो डेट्स हैं उनको हम एडी लिखते हैं, लेकिन जीसस के पैदा होने से पहले हम क्या लिखेंगे? बिफोर क्राइस्ट, या शॉर्ट फॉर्म में बीसी। अब इसको बिफोर क्राइस्ट को नाउअडेज आजकल क्या कहने लगे हैं? बिफोर कॉमन इरा या बीसीई। जैसे 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। यानी कि हम ये देखते हैं कि ईसा से भी 560 ईयर्स पहले किसकी पैदाइश हुई? गौतम बुद्धा की। ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब है फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, यानी कि सौभाग्य का ये ऑस्पिशियस वर्ड यूज किया जाता है। ओके, सो अब आप इस इमेज में देखेंगे कि ये इमेज आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती है रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। जैसे ये कितना है? 1 2 3 4 5 3 लाख बिफोर क्राइस्ट एरा, फिर 40,000 बिफोर क्राइस्ट एरा एंड 14,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। तो आइस एज के बारे में इस इमेज में बताया गया है। टाइम लाइन ऑफ सम मेन इवेंट सिंस 3 लाख बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है। नाउ इट इज एन एग्जाम्पल और इट इज एन एक्टिविटी फॉर यू। आप सभी स्टूडेंट के लिए ये एक तरीके की एक्टिविटी है, इसको आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ कैच, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है इसमें 0 ईयर तो नहीं होता, लेकिन द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली ईयर 1 BCE। अब इसकी टाइम लाइन को हम कैसे देखेंगे कि अगर एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू CE you will see that because of the absence of year 0। अब ये 0 ईयर कहाँ गया जब हम इस टाइमलाइन को देखेंगे? सो 3 years have passed between those two dates। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन बिफोर क्राइस्ट इरा डेट एंड कॉमन इरा डेट, यू शुड एड देम, और आप इसमें से घटाइए 1। ठीक है। सो आप कैसे कर सकते हैं? 2 + 2 - 1 = 3। प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जाम्पल विद योर क्लासमेट। सो आप लोग ये एग्जाम्पल लेकर अपने क्लासमेट के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस इमेज। अब इस इमेज में आपको टाइमलाइन बताई गई है, यानी कि एंड ऑफ लास्ट एज। जो आइस एज है वो लास्ट कब हुई, खत्म कब हुई? 12,000 BCE। फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ? 8,000 BCE। बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी ये कब शुरू हुआ? 4,000 BCE। और बर्थ ऑफ बुद्धा या बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ, या पॉटरी टेक्नोलॉजी कब आई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? पॉटरी मतलब बर्तन बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है बर्तन बनाना। नाउ वी आर इन 2000 इरा। अब हमारी जो सेंचुरी चल रही है वो 2000 इरा में चल रहे हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो कहता है कि अ टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स। टाइमलाइन जो है ना वो बहुत कन्वीनियंट टूल होता है किसी भी इवेंट या घटना को पता लगाने के लिए। एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है? तारीख पता चलती है, इवेंट्स पता चलते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पता चलता है। ठीक है, ये इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, यानी कि मानव सभ्यता कब से शुरू हुई और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में इंसान किस तरीके से रहते हैं, ये सब हमें इस टाइमलाइन से पता चलता है। सो दिस टाइमलाइन वुड हैव टू बी ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग। ये टाइमलाइन कितनी बड़ी है? सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर लंबी होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें हम तो बर्थ ऑफ बुद्धा सबसे पहले, फिर जीसस बर्थ, फिर नाउ इन अ मॉडर्न एज वी आर हियर, and this is future, so we don't have any idea about the future. Now a timeline also help to understanding the order in which historical events take place. For example, without looking the dates, अगर आपको तारीखों के बारे में पता नहीं है, so how can you see the birth of Buddha? आप बुद्धा के बर्थ के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसीलिए हमें तारीखों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? बेसिकली 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी।
ठीक है, अगर 100 साल हैं तो उसको कहा जाएगा सेंचुरी. राइट नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 2001. ठीक है, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जो 2001 से शुरू हुई है और एंड कब होगी 2100 पर. ओके, सो स्टूडेंट, ये जो सेंचुरी है ये बिफोर क्राइस्ट आर कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 BCE. यानी कि ये कब से कैलकुलेट की जाती है 1 BCE से और ये चलती रहेगी आगे तक. सो थर्ड सेंचुरी BC वुड इंक्लूड अराउंड 300 BCE टू 201 BCE. एक इसमें वर्ड दिया है मिलेनियम. क्या होता है? सो बच्चों, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स. ठीक है, मिलेनियम कहा जाता है 1000 ईयर्स. जब हम गिन लेते हैं तो उसको एक मिलेनियम कहा जाता है. जो अब आप देखिए 2001 से ये शुरू हुआ है और 3000 तक कितना हो जाएगा 1 मिलेनियम. और सेंचुरीज, मिलेनियम आर ऑल्सो कैलकुलेटेड. ये कब से कैलकुलेट किया जाता है 1 BCE से. और अगर हम बैकवर्ड जाएं तो भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. ओके, in the timeline given on pages 62 and 63, can you mark the beginning of the 8th millennium BCE? क्या आप मार्क कर सकते हैं? एक चीज और कि इंग्लिश में प्लूरल, मिलेनियम का प्लूरल क्या होगा? मिलेनियम और मिलेनियमस. यानी कि ये दोनों ही या मिलेनिया, ये दोनों तीनों ही सही हैं. ओके, तो इस टाइमलाइन को एक आप क्रिएट कीजिए या आप अपने घर में अपनी फैमिली की फैमिली ट्री बनाइए और तब आप देखिए कि आपको अपनी फैमिली से कौन कौन सी पुरानी चीज़ें मिलती हैं या क्या क्या है जो आपकी फैमिली के पास अभी 100 साल पुराना है या आप अपनी फैमिली से कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ, क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली जो कैलेंडर है वो इंडिया में बनाया गया था? मैनी इंडियंस कैलेंडर रिले ऑन द पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून. हमारे देश में जो कैलेंडर बनाए गए वो चांद और सूरज की स्थिति या पोजीशन को देखकर बनाए जाते हैं. इसको कहते हैं पंचांग. इज अ बुक ऑफ टेबल. पंचांग क्या है? जिसमें मंथ अलोंग विद रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, यानी कि तारे, आकाश, ग्रह, इन सब से रिलेटेड जो डेटा है, संबंधित डेटा है, वो पंचांग में दिया है. तो हमारे यहाँ भी कैलेंडर है और हमारे यहाँ जब कैलेंडर है उसको क्या कहते हैं? पंचांग. ओके, आप अपने घर के अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि पंचांग क्या होता है, वो आपको बताएंगे. अब देखते हैं कि सोर्स क्या होते हैं हिस्ट्री के. सबसे पहले अगर सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो प्लेस, कोई जगह, पर्सन, लोग आपको बताएंगे, कोई किताब, बुक या टेक्स्ट या कहीं भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इवेंट या पीरियड. इन सभी चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में सोर्स पता चलते हैं कि भारत या दुनिया का इतिहास किस तरीके से था. तो आप अपने फैमिली ट्री बनाकर इस पोर्शन पर लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये फैमिली ट्री चलता है और अपने पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं कि फैमिली में कितनी पुरानी चीज़ें हैं. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. इसमें अगर आप देखेंगे इस फैमिली ट्री में कि आपको आपकी फैमिली का पास्ट या पास्ट इवेंट्स के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. या आप अपनी फैमिली का कोई आई कार्ड, अपने दादा का, ग्रैंडफादर या दादी का आप अपने आई कार्ड ले सकते हैं और डायरीज ले सकते हैं या कार्ड्स इकट्ठा कर सकते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट टाइप ऑफ हिस्ट्री दे हैव. ओके, नाउ एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle. पजल होता है, जिगजैग पजल देखा है आपने, वही पजल होता है. इस पजल को आप काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में इतिहास की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. अब सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बट कीप इन माइंड दैट इन द केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेस ऑफ पजल मे रिमेन मिसिंग. जब आप हिस्ट्री को सर्च करते हैं तो कई सारे पजल्स ऐसे हैं जो मिस हो जाते हैं, जो मिस कर जाते हैं आप, जो नहीं मिलते हैं. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सो इन दिस इमेज वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वेयर यू अंडरस्टैंड द सोर्सेज, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, माउंट्स, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे या फोक लोर
वेदास, इतिहास। तो ये सारी इमेजेस हैं जिससे आपको हिस्ट्री के सोर्सेस पता चलेंगे कि आप इतिहास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट आगे अगर देखिए तो हिस्टोरियन कौन होता है। सो आपको ये समझना होगा कि अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, दैट इज नोन एज historian. So when historian studies say a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument क्या होता है ये बताइए आप लोग। अ वॉर और सम आइटम्स ऑफ ट्रेड, वॉर जंग या युद्ध, या ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, इनमें क्या क्या यूज किया जाता था। ठीक है, मॉन्यूमेंट का आपको बताएं, मॉन्यूमेंट होते हैं स्मारक, बिल्डिंग्स। ठीक है, नाउ समटाइम्स द सोर्सेज कंफर्म ईच अदर, द जिक्सॉ पीसेस मैच एट अदर टाइम्स। कई बार आप देखते होंगे जब आप पजल को मैच करते हैं तो एक पजल दूसरे पजल से मैच हो जाता है। नाउ दिस इज द सेम स्टोरी ऑफ हिस्ट्री एज वेल, in which case they need to decide which source they can trust more. जब भी आप ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको जानना होगा कि किस तथ्य पर या किस फैक्ट पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए। Who contributes to all these sources of history? हिस्टोरियन क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन सोसाइटी या कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं लिटरेचर या लैंग्वेज को पढ़ने में। लास्ट 50 ईयर्स साइंटिफिक स्टडीज जो हमें बताती हैं, क्या बताती हैं, जिन्होंने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि पिछले 50 सालों में जो भी इतिहासकार हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इतिहास में जितने भी इवेंट या घटनाएं हुई हैं उन सबको इकट्ठा किया है। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडी ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स आर स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? तो आप ये समझिए कि जेनेटिक्स होता है अनुवांशिकी, यानी कि जो आपके वंश के गुण हैं उनको अध्ययन करने वाला या उनको स्टडी करने वाला साइंस। Ancient people have provided fresh insight which supplement the more usual sources. So genetics की definition ये लिखी है, the branch of biology that studies how in plants, animals or humans certain features and characteristics get passed on from one generation to the next generation. Now genetics, you will understand the definition of genetics. And when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another source क्या होता है हिस्ट्री को जानने का? न्यूज़पेपर। 10 साल पुराना या 15 साल पुराना आप न्यूज़ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप हिस्टोरिकल रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीविज़न या इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्स होते हैं जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ये आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में कॉइन्स हैं, ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ मूर्तियां बनी हैं, ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के बारे में हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे तो उसमें अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ह्यूमन हिस्ट्री की यानी कि मानव के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हम देखेंगे। सो मॉडर्न ह्यूमंस, जो आज का ह्यूमंस है, उसे कहा जाता है होमो सैपियंस, जो इस धरती पर लगभग 3 लाख साल से है। और 3 लाख साल बहुत एक लंबा समय होता है जब से मानव इस धरती पर है और यहाँ रह रहा है और अभी तक रह रहा है। तो जब 3 लाख साल पहले जब मानव इस धरती पर आया तो वो किस तरीके से रहता था, क्या खाता था, क्या कपड़े पहनता था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अर्ली ह्यूमंस यानी कि शुरुआत में जब मानव इस धरती पर आया तो उसको कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे शेल्टर, फूड, और तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया? हंटर्स, शिकार किया, वो शिकारी बन गए और हंटिंग पर और साथ ही साथ शिकार पर डिपेंड रहे और प्लांट्स पर या फ्रूट्स पर, जिससे वो सरवाइव कर सकें। Our early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. तो जो पुराने लोग थे यानी कि लाखों साल पहले जो लोग इस धरती पे रहते थे वो आफ्टर लाइफ पर भी यकीन करते थे। आफ्टर लाइफ क्या होती है? जो मृत्यु यानी कि डेथ के बाद जीवन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं आफ्टर लाइफ। सो दीज ग्रुप्स लिव्ड
इन टेम्परेरी कैंप्स। ये जो ग्रुप्स हैं, जो मानव हैं, वो कहाँ रहते थे? टेम्परेरी तौर पे रहते थे, पहाड़ों में, चट्टानों में, यहाँ पर रहते थे और कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते थे। नाउ उन्होंने आग जलाना सीखा और चीज़ों को बनाना सीखा, जैसे स्टोन एक्सिस। स्टोन एक्सिस क्या होता है? स्टोन एक्सिस होता है पत्थर की कुल्हाड़ी। ये बनाए इन्होंने, एरोज बनाए, औजार बनाए और साथ ही साथ पेंटिंग बनाई, जो आज भी मौजूद है। लाखों साल पहले बनाई गई पेंटिंग अजंता एलोरा की केव्स में मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। हालांकि हम अभी कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनको पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं। इंसान अभी भी कोशिश कर रहा है उन सिंबल्स को पढ़ने के लिए। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, यानी कि जेवरात, जूलरी जिसको कह सकते हैं। अब ये जूलरी कई बार हड्डियों की भी बनती है या जानवरों के दांतों की बनती है, जैसे पेंडेंट। पेंडेंट होता है जो गले में लॉकेट होता है, उसको कहा जाता है। द फर्स्ट क्रॉप्स, अगर फसलों की बात करें तो द फर्स्ट क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें ये लोग उगाते थे? इस एज में जो फसलें उगाई जाती थी, सबसे पहले तो आइस एज शुरू हुआ। इसको खत्म हुए लगभग 14,000 ईयर हो गए हैं। लेटर व्हेन द क्लाइमेट, जब धरती गर्म हुई और पानी पिघल गया, यानी कि सॉरी बर्फ पिघल गई पूरी और पानी बन गया, तो उसके बाद समंदर बने। समंदर बनने के बाद लगभग 1 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक आइस एज खत्म हो चुका था। उसके बाद मानव जीवन की उत्पत्ति हुई इस धरती पर और साथ ही साथ इंसानों ने आग जलाना, औजार बनाना, हथियार बनाना, शिकार करना, सब्जियां उगाना, फल उगाना, अनाज उगाना, ये सब सीख लिया था। ठीक है। Afterward, living condition improved for humans in many parts of the world. They started settling down. यानी कि कई सौ साल बाद इंसान ने एक जगह पर रहना सीख लिया, अनाज उगाना सीख लिया और फसल करना सीख लिया। ठीक है, फसलें उगाना सीख लिया। साथ ही साथ जानवरों को पालने लगे और साथ ही साथ खाना पीना अपनी सोसाइटी में बांटने लगे, क्योंकि सोसाइटी बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। ये लोग कहाँ बसे थे? डाउन नियर रिवर्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, वो कहाँ बसना या रहना पसंद करते थे? नदियों के किनारे। सो वाई? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर पानी अवेलेबल होगा वहाँ पर इंसानों ने रहना प्रेफर किया, बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल। और यहाँ की जो ज़मीन होती है सेडिमेंट्स की वजह से वो बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, तो यहाँ पर फसल उगाना आसान होता है। ओके, अब आप देख सकते हैं पहले का इंसान कैसे रहता था। नाउ अब देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो यहाँ पर जब लोग एक साथ रहते हैं तो इसको यहाँ पर एक लीडर हो जाता है या चीफ्टियन या गांव का मुखिया इसको कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किन चीज़ों के लिए? सभी को काम बांटने के लिए और समाज के, अपने समाज का भला करने के लिए। यहाँ पर किसी भी ज़मीन का कोई मालिक नहीं होता, बट सभी लोग मिलकर खेती करते हैं और सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है। हैमलेट का मतलब देख लीजिए, हैमलेट होता है स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, यानी कि एक छोटा गांव। अ टाइम वेंट बाय हैमलेट्स। अब लोगों ने छोटी छोटी जगहों पर या छोटे छोटे गांव बना लिए हैं जहां पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया है और आपस में एक दूसरे को खाना बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं या टूल्स बनाते हैं। कम्युनिकेशन या एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन या इनकी बातचीत इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली है और ये छोटे टाउन्स में रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना या मिट्टी से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना। मेटल का यूज करने लगे हैं ये लोग। मेटल कौन सा? देखिए, एक बात याद रखिए कि सबसे पहले इंसानों ने जिस मेटल का यूज करना शुरू किया वो कॉपर था, उसके बाद आयरन आया और इसी से इन्होंने ऑर्नामेंट्स और औजार बनाना शुरू कर दिए। सो वी विल सी इन दिस चैप्टर 6 कि सिविलाइजेशन कैसे बढ़ती चली गई और आज हम आइस एज से या होमोसेपियन से लेकर मॉडर्न एज तक कैसे आ गए। सो बिफोर वी मूव ऑन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये समझना होगा कि टाइमलाइन हमारी बहुत हेल्प करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को या सीक्वेंस को समझने के लिए।
साथ ही साथ डिकेड्स क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं और मिलेनियम्स क्या होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिया दैट इज भारत। थैंक यू क्लास।